नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आपको पता होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, सीटेट का जो प्रीवियस ईयर का आए हुए प्रश्न पत्र है हम उसको देख रहे हैं। तो साथियों चलिए इसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न पत्र है सीटेट का प्रीवियस ईयर का, उसको हम लोग देखेंगे और कैसे कैसे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को, हम एक एक करके उसको देखेंगे और समझेंगे। क्योंकि आपका एग्जाम जो है आपको पता है 20 तारीख को होना तय हुआ है। तो साथियों इसके उपलक्ष्य में आप लोग क्या करेंगे, अपनी तैयारी को मजबूत और दोगुनी तरीके से क्या करेंगे, उसको चलाएंगे। इसी क्रम में चलिए शुरुआत कर देखते हैं क्या कैसे कैसे आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो होते हैं साथियों बहुत ही क्या कहते हैं सुसाध्य साबित होंगे आपके लिए, तो इसको जरूर आप देख के जाइएगा। उससे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं क्या हमारा आज का मोटिवेशनल थॉट है। तो कहते हैं थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। साथियों इसी क्रम में आप लोग, समय कम है इसलिए क्या करेंगे, अपनी तैयारी को दोगुनी कर देंगे। शुरुआत करते देखेंगे हमारा आज का प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कहता है उसको देखेंगे। बाकी हमारा आपको पता है सीटेट 2023 का जो प्रीवियस जितने भी पेपर आए हुए हैं, सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुए हैं, हम उसी को देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का, देखते हैं हमारा क्या है। प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखते हैं। कहते हैं बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरल तरीके के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास के किस अवधि के रूप में जाना जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य, क्वेश्चन हमारा यही कहना चाहता है कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी मतलब विशिष्ट तरीकों से, विशिष्ट विधियों के द्वारा क्या करते हैं, कई तरीकों के सरल तरीकों से भाषा सीखते हैं। क्योंकि उस अवधि में पर्यावरणीय प्रभावों के साथ उनकी क्या होती है, चाहे वातावरण हो चाहे पर्यावरण, दोनों क्या करते हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं में शामिल होते हैं। तो ऐसे में इस अवधि को विकास के किस अवधि के रूप में देखा जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला आपका दिया है, क्या वो विकास संवेदनशील के नाम से जाना जाएगा, क्या वो जोनल अर्थात क्षेत्रीय के नाम से जाना जाएगा, सी हमारा कटना विशिष्ट अर्थात असामान्य के नाम से जाना जाएगा, और डी दिया है अप्रतिक्रियात्मक। तो जो बच्चा अगर कोई भी भाषा को सीख रहा है जिसमें वो अपने पर्यावरण वातावरण के साथ अगर कोई भी चीज वो क्या करता है, एक तालमेल स्थापित करके उस भाषा को अगर सीख रहा है, तो सबसे सटीक अगर उत्तर आपका क्या होगा, क्या वो अप्रतिक्रियात्मक, ये तो बात ही नहीं है अप्रक्रिया की। बाकी असामान्य की बात भी नहीं है, ना ही वो क्षेत्रीय, बल्कि इसमें क्या हो रहा है, संवेदनशील। ठीक है, संवेदनशील तरीके से क्या हो रहा है, वो किसी भी चीज को सीख रहा है। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा होगा सेंसिटिव, अर्थात जो पहला आंसर दिया है ए वाला, वही क्या होगा, संवेदनशीलता जो दी वही क्या होगा, सही होगा। क्योंकि संवेदनशील दो शब्दों सम प्लस संवेदना से मतलब मिलकर बना हुआ है हमारा ये। तो इसमें इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान देंगे, क्या क्या चीजें, ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में हमारा जो पहला आंसर है वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा बच्चा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है। मतलब कहने का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िए। एक माँ ने एक बच्चे को देखा, मतलब माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा बच्चा, मतलब उसमें से एक जो बच्चा रहता है वो दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। बच्चे कैसे, दोनों जुड़वा है। इसके बाद क्या कहता है, सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है। मतलब विकास को कौन सा सिद्धांत इससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए दिया है, व्यक्तियों में विकास सिर से पैर की तरफ होता है। ऑप्शन बी कहता है हर किसी में विकास चरण जो होता है वो क्या होता है, दर चरण, मतलब चरण दर चरण आगे बढ़ता है। ऑप्शन सी आपका क्या कहता है कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। और ऑप्शन डी कहता है हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ऐसे में आपका सटीक उत्तर क्या होगा साथियों, यहाँ पर कि क्या होगा, व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक, ये बात तो यहाँ पर हुई नहीं। इसके बाद हर किसी में विकास क्या होता है, चरण दर चरण बढ़ता है। लेकिन सबसे सटीक उत्तर की अगर बात करें, हमारा डी वाला नहीं होगा, हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही नहीं है। लेकिन अगर क्या कहने की बात यहाँ पर होगी तो अलग अलग व्यक्तियों में क्या होगा, अलग अलग गति से क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा जो दिया है वही क्या होगा, ये सही होगा। और विकास क्या होता है, विकास के बारे में जो मतलब दो व्यक्ति रहेंगे, दोनों का विकास क्या होगा, अलग अलग तरीकों से होता है। और विकास क्या होता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। तो ऐसे हमारा सी वाला जो दिया वही सबसे सटीक उत्तर होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। जो हमारा विकास होता है वो किस पर निर्भर होता है। ऑप्शन ए दिया है, क्या आनुवंशिक प्रवृत्तियां जो रहती है उस पर निर्भर करता है। बी दिया है सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर निर्भर करता है। सी दिया है भौतिक वातावरण पर। तो इसमें जो सटीक उत्तर क्या होगा, क्या माना, ऑप्शन पहला दिया है केवल एक, ऑप्शन दूसरा दिया केवल एक और दो, ऑप्शन तीसरा दिया केवल दो और तीन, और ऑप्शन चौथा दिया एक दो तीन। तो इसमें से क्या सही होगा,
विकास जो हमारा होता है वो हमारे आनुवंशिक, जितना आनुवंशिक का प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का, उतना विकास में हमारे वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में विकास क्या होगा, एक बच्चे का विकास अगर माना जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो ऐसे हमारा तीनों ऑप्शन, आनुवंशिक प्रवृत्तियां भी इसके लिए होती है, इसके बाद सामाजिक संस्कृति जो प्रथाएं होती है वो भी होती है, और भौतिक वातावरण भी हमारा क्या होता है उससे जुड़ा होता है, प्राकृतिक वातावरण जुड़ा होता है। तो ऐसे में हमारा डी वाला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा दोनों, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। मतलब किसी बच्चे को जीन पियाजे की जो चारों अवस्थाएं दी हुई उसमें कहता है विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए बच्चे को देना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है, क्या वो संवेदीगामक अवस्था होती है, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ऑप्शन डी क्या होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो ऐसे में देखेंगे, पहले देख लेते हैं इनकी जो जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं चलती है। पहला संवेदीगामक अवस्था चलती है 0 से 2 वर्ष तक, इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चलती है कितने, 2 से 7 वर्ष तक, और इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक तीसरी अवस्था होती है वो कितने वर्ष चलती है, 7 से 11 वर्ष तक, और अगली जो औपचारिक अवस्था है ये कितने से कितने वर्ष तक चलती है, तो 11 से 15 वर्ष या फिर उससे ऊपर ये मानी जाती है। तो ऐसे में किसी बार अगर कोई बच्चे को कुछ भी सिखाया जा रहा है तो अध्यापक को किस अवस्था में किसी बच्चे के अंदर क्रमबद्धता आती है, तो क्रमबद्धता हमारी होती है, या फिर कहें विचारों की विलोमिता, विचारों की विलोमिता, या फिर कहें संरक्षण, और हमारा क्या है क्रमबद्धता। ये किसमें होता है एक बच्चे में, तो ये चलती है जीन पियाजे की जो तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी में क्या होती है पाई जाती है। ऑप्शन हमारा सी जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है या करते हैं। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति क्या होता है आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन पहला हमारा दिया है क्या इक्विलिब्रिएशन अर्थात संतुलन की स्थिति को, बी है असंतुलन की स्थिति को, सी हमारा क्या है प्रत्यक्ष अवबोध को, और डी क्या है भ्रम को। तो ऐसे में जो जीन पियाजे की अवस्था होती है सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है वो अपने अंदर संतुलन की स्थिति को प्राप्त करता है। ऑप्शन पहला ही जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बाकी असंतुलन प्रत्यक्ष अवबोध और भ्रम की कोई बात ही नहीं होती इसमें, वो क्या करता है संतुलन की स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण से समझने में असफल रहता है, यह किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो मतलब 6 वर्ष का एक लड़का मनीष है, एक बच्चा मनीष है, वो क्या करता है दुनिया और दूसरे का अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से मतलब देखता है, बाकी दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व, क्या वह संरक्षण का प्रतिनिधित्व करता है, क्या एगोसेंट्रिज्म जो हमारा होता है आत्मकेंद्रिता करता है, क्या प्रतिवर्ती चिंतन का करता है, या फिर वैज्ञानिक तार्किकता का करता है। एक बच्चा जो होता है तो किसी भी विचारों, अपने विचारों और दूसरों को विचार क्या करता है केवल अपनी दृष्टिकोण से देखता है, और दूसरों के दृष्टिकोण से समझने या देखने में उसको कठिनाई का अनुभव प्राप्त होता है। तो ऐसे में वो बच्चा किसका कर रहा है, वो क्या कर रहा है साथियों, हमारा बी वाला ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बच्चा क्या आत्म केंद्रित मतलब स्वयं के बारे में ही बस सोच रहा है। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो बी दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास के कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत क्या होगा, उसका मत क्या होगा। ऑप्शन है कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्ति को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए, ऑप्शन बी है कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है, ऑप्शन सी कहता है कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए, ऑप्शन डी हमारा क्या कहता है कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो
क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए क्या कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति नैतिक विकास के कानून एवं व्यवस्था चरण में है, उसका मत क्या होगा? क्या कानून तथा नियमों के पालन व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए? ऐसी कोई बात ही नहीं है। इसके बाद क्या है? कानून तथा नियमों से दंड से बचने के लिए या फिर आवश्यकता होगी तभी, बल्कि हमारा सटीक उत्तर क्या होगा? कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और जिससे सामाजिक प्रणाली क्या होती है हमारी सुगम बनी रहती है। हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पर वही क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? ऑप्शन है नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, बी है व्यक्तित्व विकास का मनोवेगीय सिद्धांत, सी है संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और डी हमारा है लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। तो लेव वाइगोस्की सिद्धांत बहुत प्रचलित सिद्धांत है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, आपको अच्छे से पता भी होगा। तो ऑप्शन हमारा सी जो दिया वही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? एक विद्यार्थी को कोई प्रश्न होता है, उसको करने में क्या कर रहा है? चुनौती महसूस कर रहा है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा पहला है विद्यार्थियों को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहना चाहिए। क्या विद्यार्थियों को अनदेखा करना चाहिए? ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। ऑप्शन सी है सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए और ऑप्शन डी है सवाल को हल न कर पाने के लिए विद्यार्थियों को दंडित करना चाहिए। तो दंडित करना चाहिए, सीधे तौर पर जवाब बता देना चाहिए या फिर विद्यार्थियों को अनदेखा करना चाहिए। ये सब कैसे हमारे ऑप्शन है? तो ये नकारात्मक ऑप्शन के रूप में माने जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा जो दिया वही क्या होगा? सही होगा कि विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु उनको क्या करना? संकेत और इशारे प्रदान करने चाहिए। हमारा बी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन ए है अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर। ऑप्शन बी कहता है जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु। सी है मूर्त पुरस्कार जैसे पुरस्कार ट्रॉफी जीतना, इस सब चीजों की ओर। और डी कहता है सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर, ज्ञान अर्जन की ओर। तो इसमें अगर कोई विद्यार्थी को किस ओर बात, मान लो प्रगतिशील कक्षा है तो इसमें बच्चे को किस ओर केंद्रित, क्या अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर? बिल्कुल गलत बात साथियों। जितना हो सके कंठस्थीकरण को करवाना नहीं है और मूर्त पुरस्कार ये सब चीजों का नहीं, बल्कि क्या होगा कि सक्रिय भागीदारी। बच्चा क्या करेगा? अगर कक्षा में सक्रिय रूप से भागीदार रहेगा तो उसके द्वारा जो ज्ञान होगा वो क्या होगा? अस्थायी होगा। ऑप्शन डी हमारा जो दिया वही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि जो सिद्धांत है उसमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? जो बताया उन्होंने बुद्धि बताया उनमें से कौन सी नहीं? क्या वो भाषाई बुद्धि होती है, क्या भावनात्मक बुद्धि होती है, क्या हमारी स्थानिक बुद्धि होती है या संगीतमय बुद्धि होती है? तो ऐसे में उनकी क्या आपको पता होगा, भाषाई बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है, संगीतमय बुद्धि होती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, इसके बाद प्राकृतिक बुद्धि होती है। मतलब उन्होंने 9 प्रकार की कुल बुद्धियां बताई, लेकिन उन्होंने इसको नहीं बताया। क्या बताया? उन्होंने भावनात्मक बुद्धि की बात नहीं की है। पूछा निम्नलिखित कौन सा नहीं है? इस चीज को जरूर ध्यान देंगे आप लोग। तो ऐसे हमारा बी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा, भावात्मक बुद्धि। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा कथन कारण दिया है, देखते हैं कथन में क्या कहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी यही कहती है कि 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा कैसी देनी चाहिए? उनकी मातृभाषा के रूप में शिक्षा देनी चाहिए। कारण क्या कहता है? छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। बात ये भी आपकी क्या है? 100% सही है। तो ऐसे में सही विकल्प चुनना है। देखते हैं कौन सा सही होगा। दिया है ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा जो दिया वही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन दोनों सही है, बात दोनों सही है और व्याख्या भी दोनों की कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? ए वाला जो दिया वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादितों से, जो रूढ़िवादिता है हमारी, उससे किस प्रकार से निपटना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या कहता है कि विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए।
बी कहता है कि वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादियां हैं उनको चुनौती दे। सी कहता है विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। डी कहता है कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम प्रचलित जेंडर रूढ़िवादियों को समाप्त करना, निपटाना, तो ऐसे में क्या करेंगे? क्या कक्षा में जेंडर रूढ़िवाद आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए? ये तो ऐसे भी गलत है आपका। विद्यार्थियों को एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए, ये भी नहीं सही होगा। विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना, ये सब चीजें क्या है? नकारात्मक होंगी। लेकिन वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादियां हमारी आ रही हैं उनको क्या से चुनौती दे सके। ऐसे में हमारा जो बी ऑप्शन दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा बी जो दिया वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? केवल प्रबल समूह सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। बी कहता है केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। सी कहता है प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। और डी हमारा देखिए ऑप्शन क्या कहता है? विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर एक बहुसांस्कृतिक कक्षा होगी तो ऐसे में क्या होंगे? बच्चे क्या होंगे? अलग अलग देश, भाषा उनकी जो होगी, बोली, रहन सहन सब क्या होगा? अलग अलग तरीकों से वो लोग क्या करते हैं? आते हैं। तो ऐसे में केवल प्रबल समूह की प्रथाओं को नहीं देनी चाहिए। केवल की बात सबसे पहले नकारात्मक हो जाएगी आपकी। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथा नकारात्मक हमको प्रस्तुत एकदम नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है? ऑप्शन देखिए विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक, देखिए दोनों की बातें कर रहा है। अनुभव जो उसके होते हैं संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। हम पहले ही बताएं बच्चे क्या होते हैं हमारी कक्षा में? अलग अलग रूप से होते हैं। उनके सीखने की समझने की क्षमता क्या होती है? अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे में डी वाला ऑप्शन हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहते हैं? मतलब जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधित बोध और समझ के दौरान अधिगम किया था तो उसे क्या कहते हैं? क्या अधिगम के लिए आकलन कहते हैं? क्या अधिगम का आकलन कहते हैं? असतत मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन? तो ऐसे में क्या होता है? हम उसे किस नाम जानते हैं? तो अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? मान लीजिए कोई कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जो हम बच्चों को बीच बीच में उठा के प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वही क्या होता है? हमारा अधिगम के लिए आकलन के रूप में माना जाता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, अधिगम के लिए आकलन। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? सभी विद्यार्थियों की बात करता है। देखिए सभी विद्यार्थियों उनकी योग्यता और उनकी भिन्नता के अनुसार शिक्षा देना हमारी कौन सी शिक्षा होती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो ऐसे में एकीकृत शिक्षा नहीं होगी, विशेष शिक्षा नहीं होगी, अप्रगतिशील शिक्षा नहीं होगी, लेकिन हमारी जो हमारा इंक्लूसिव हमारा जो होता है एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, हमारा जो बी ऑप्शन दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो बच्चे क्या है वंचित पृष्ठभूमि से आ रहे हैं उनको संबोधित करने के लिए एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है उन्हें ढेर सारा लिखित काम दे दें। बी है उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। सी है उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं। डी है उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो ये सब नकारात्मक वर्ड है साथियों। उन्हें कक्षा में अलग से नहीं बैठाएं, उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें, बल्कि उनके संदर्भ में, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और जो भी कक्षा परिचर्चा हो रही है, कक्षा में चर्चा परिचर्चा, उनमें अधिक से अधिक उनको भाग लेने के लिए शामिल करें। ठीक है, ऐसे बी वाला ऑप्शन हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम असक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? तो कहता है अधिगम असक्तता जो हमारी होती है, कौन सी अधिगम असक्तता है? व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख मतलब जो हमारा होता है उसमें कठिनाई होती है। क्या वो हमारा क्या होता है? वो डिस्लेक्सिया पठन वैकल्प होता है, या फिर डिस्कैलकुलिया गुणज वैकल्प होता है, या फिर डिस्फेजिया हमारा भाषा वैकल्प होता है, या डिस्प्लेसिया हमारा गति समन्वय वैकल्प होता है। तो हाथ आंख जितने भी चीजें होती है, अगर इनमें कोई भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं,
जिससे बच्चा कोई भी कार्यों को करने में असमर्थ है तो उसे हम किस नाम जानते हैं, तो डिस्प्लेसिया के नाम से जानते हैं, या फिर गति समन्वय वैकल्प इसको हम कहते हैं। बाकी डिस्लेक्सिया आपको पता होगा ये कैसे पठन विकार है, डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार है, और डिस्फेजिया हमारा क्या है, ये भाषा विकल्प है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वलीनता ऑटिज्म क्या से जूझते विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों की होने की संभावना रहती है। मतलब स्वलीनता हमारा जो होता है, ऑटिज्म जिसमें बोलते हैं, से जूझते विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों की होने की संभावना अधिक रहती है। ऑप्शन पहला दिया, संप्रेषण में कठिनाई रहती है, बी है सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा रहती है, सी है बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर होता है, डी है उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। तो स्वलीनता ऑटिज्म जिसे हम स्वपरायता भी बोलते हैं, आत्मविभोग के नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं हम, आत्मविभोग। ऐसे में क्या होता है, बच्चे इसमें अगर संप्रेषण मतलब बातचीत करने में, अपने वार्तालाप करने में, अपने बातों को रखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, तो हमारा क्या होगा, संप्रेषण में कठिनाई। पहला ऑप्शन जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है। इसको जरूर ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है जिज्ञासा की प्रबल भावना, बी है अभिसारी सोच, सी है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, और डी है नवाचारी अनूठे विचार। तो कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान इसमें से नहीं करता है, तो जिज्ञासा, बच्चे जो हमारे सृजन होते हैं उनमें जिज्ञासा की प्रबलता बिल्कुल पाई जाती है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान करने में वो क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। इसके बाद नवाचारी मतलब नए नए कार्यों को करने में क्या होते हैं, वो सक्षम होते हैं, लेकिन उनके अंदर अभिसारी सोच नहीं पाई जाती है। इस चीज को आप ध्यान देंगे, बी वाला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। उनके अंदर अभिसारी सोच पाई जाती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे, उनके अंदर अभिसारी सोच नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, बी कहता है तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, सी कहता है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, डी कहता है समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो शिक्षा की बात करता है, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु पर सीमित होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, कंठस्थीकरण भी नहीं कहा है, और विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उन्मुख ये भी नहीं कहा, बल्कि समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। अगर बच्चा क्या कर रहा है कि कोई भी चिंतन को क्या कर रहा है, अनेक तरीकों से उस पर क्या कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है, ये हमारी क्या कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतर को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। मतलब एक कक्षा में विद्यार्थियों को जो चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में देखना चाहिए, बी है नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए, सी कहता है संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए, डी कहता है उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो सकी। तो हमारा जो सटीक उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा, डी होगा। बाकी में तो नकारात्मक की बात कर रहा है, तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, इसमें जो डी उत्तर दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापकों को तथा शिक्षार्थियों को किस रूप में अपेक्षित करती है। ऑप्शन ए ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, इस चीज को ध्यान देंगे। ऑप्शन बी हमारा कहता है जानकारी का प्रभुत्वधारी सोच अधीनस्थ प्रतिभागी, सी कहता है सुसाधक ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, डी कहता है तानाशाह। तानाशाह ये सब क्या है, गलत बातें हैं। इसमें क्या होगा, प्रदाता, बल्कि क्या होगा, एक शिक्षक को कैसा रहना चाहिए, प्रगतिशील कक्षा जो हमारी होती है बाल केंद्रीय शिक्षा में, तो उसमें क्या रहना चाहिए, टीचर जो हमारे होते हैं उनको सुसाधक या फिर सुसाध्य करता, सुगम करता, इन सब चीजों के रूप में देखा जाना चाहिए। और क्या होना, ज्ञान के सृजन में सक्रिय जो भागीदारी होती है, प्रतिभागी होनी चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए। ऑप्शन सी हमारा जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का
भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दिशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी सोच को दर्शाती है, किस प्रवृत्ति को। मतलब रेयान क्या करता है, उसको पता है हुआ कि ईडी लगाने से क्या होता है, वर्तमान से भूत में बनता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, सारे नियम में भी मतलब जितने भी हो रहे हैं उसमें क्या कर रहा है, इसी नियम का प्रयोग कर रहा है। तो ऐसे में उसके अंदर क्या दिक्कत है, क्या वो कम उत्तर आंकने का प्रयास कर रहा है, या फिर ओवर रेगुलेशन जिसे हम बोलते हैं अति नियमित, या फिर बोला है सी ऑप्शन प्रतिबंधित या द्विभाषिक। तो द्विभाषिक प्रतिबंधित की बात नहीं, बल्कि वो क्या है, ओवर रेगुलेशन, अर्थात वह अनियमित है, उसको पूरी तरीके से उसको नियम नहीं पता है। तो ऑप्शन बी हमारा जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न करता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसे हम विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में किया जा सकता है, विकसित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब क्या अभिसारी सोच का, क्या प्रकृत्यात्मक सोच का, या फिर अपसारी सोच या अनुक्रिया। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो विचारावेश तकनीक होती है वो किस बच्चे में पाई जाती है, हमारा जो अपसारी सोच होती है उसमें क्या होती है, ऐसे बच्चों में ही पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा जो दिया वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। रचनावादी या संरचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, सभी बच्चों को मानक निर्देश देना चाहिए। बी कहता है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट कर सके। सी है सभी बच्चों को समान गति से आगे बढ़ाने की अपेक्षा करना। और डी कहता है बच्चे की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। तो रचनावादी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट कर सके, या सभी बच्चों से समान गति की आगे बढ़ने की अपेक्षा रखना। और क्या होता है डी नहीं, क्या होगा, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता, अपनी जो भी चीजें होती हैं उसको सर्वोत्तम रूप से प्रकट कर सके। ऑप्शन बी हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण क्या है, समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान करना, प्रासंगिक जानकारी की खोज या परिकल्पना। तो समस्या समाधान का जो पहला चरण होता है उसे हम किस नाम जानते हैं, तो समस्या की पहचान करना। ऑप्शन बी जो हमारा दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। इस समस्या की पहले क्या करते हैं, हम पहचान करते हैं, इसके बाद विश्लेषण करते हैं, फिर क्या करते हैं उसके कारणों को जानते हैं, मूल जो कारण होते हैं उसको जानते हैं, इसके बाद क्या करते हैं जो हमारा परिणाम होता है उस पर हम ध्यान करते हैं। तो ऐसे हमारा बी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे होते हैं उनको प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। ऑप्शन ए व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। बी कहता है प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें। सी कहता है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड करें। और डी है बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उस दिशा में कार्य करने में उनका समर्थन करें। तो हमारा सटीक उत्तर डी हो जा रहा है। बाकी सब क्या है, प्रतिस्पर्धा करने, प्रोत्साहित करने, ये सब बातें नहीं है। कारकों प्रोत्साहन, उपयोग, दंड भी बात नहीं है, पूरी कक्षा वाली बात नहीं। लेकिन सबसे सटीक उत्तर देखिए डी है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उनको उसी दिशा में समर्थन करें। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन जो दिया वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन दिया हमारा क्या कहता है, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली के लिए सुनिश्चित करनी चाहिए। बात तो सही है। देखते हैं बी वाला क्या कहता है, कारण क्या कहता है, किसी समस्या प्रश्न या समाधान जो प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। तो किसी समस्या प्रश्नों को अगर हल करते हैं तो क्या करता है, जो समय जो विचार उत्पन्न होते हैं मौखिकरण में समस्या समाधान कौशल बाधा डालता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे बात दूसरी है, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों जो विद्यार्थी होते हैं उनकी भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। बात तो दोनों सही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, जो हमारा ये कथन है, इस कारण है, वो व्याख्या उसकी सटीक नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे हमारा उत्तर कौन सही होगा, हमारा जो दिया है दोनों सही बात, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा है। बी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा जो दिया वही सही है। देखते हैं हमारा आज का लास्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। मतलब सकारात्मक रूप से कौन सा होता है जो योगदान नहीं देता है। क्या हमारा कुपोषण होता है, समकक्षियों के साथ सहयोग,
अपसारी चिंतन या डिस्कशन जिसे हम चर्चाएं करते हैं। तो चर्चाएं भी क्या होती हैं, हमारे लिए सकारात्मक होती हैं, अपसारी चिंतन भी होता है, समकक्षियों के साथ सहयोग भी होता है। लेकिन कुपोषण क्या होता है, यह योगदान नहीं देता, सीखने में कुपोषण योगदान नहीं देता। हमारा ये ऑप्शन जो होगा यही यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न जो क्या हुए, कंप्लीट हुए। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। तो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।